हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 4। अगर पिछला 3 लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देख लें। ठीक, तो आज की टॉपिक की तरफ चले तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। इससे पिछले लेक्चर में आपने अपवर्तनांक को देखा था और ग्लास स्लैब से, जो ग्लास स्लैब होता है उससे आयताकार ग्लास स्लैब से जो अपवर्तन होता है उसको देखे थे। और अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। और उसका डेरिवेशन को भी देखे थे कि पार्श्विक विस्थापन का डेरिवेशन को हम निकाल करके लाए थे, क्या, डी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। पार्श्विक विस्थापन यही ना निकला था। ठीक, तो आज हम लेकर के आए उससे आगे टॉपिक वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जब ये भी अपवर्तन का ही घटना है। जब आपने क्या देखता होगा कि जब पानी क्या रहे, किसी बर्तन में क्या है, पानी है, कांच के किसी बर्तन में क्या है, पानी है, और पानी में क्या करते हैं, सिक्का को रख देते हैं। तो आप जब सिक्का को देखते होइएगा तो आपको क्या लगता होगा कि जहाँ पे है ना एक्चुअल में सिक्का, वो उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता होगा। या कोई भी पानी से भरा हुआ चीज़ है और उसको, उसके पेंदी को देखते होइएगा, उसके तल को देखते होइएगा, तो आपको क्या लगता होगा कि उसका तल उठा हुआ है, ऊपर मुँह है, उठा हुआ है। लेकिन ऐसा रहता नहीं है। तो वो जो हम देखते हैं ना, वो कौन सा, उस वस्तु का हमको आभासी गहराई दिखाई देता है, वास्तविक गहराई नहीं दिखाई देता है। जैसे मछुआरे मछली को ही मारता है तो उसको क्या होता है, मछली को पकड़ने में दिक्कत आता है, क्योंकि वो पानी के अंदर मछली को देखता है। तो वो जो देखता है मछली को, तो वो वास्तविक गहराई को नहीं देख पाता है, वो कल्पना करता है। तो क्या करता है, आभासी गहराई को कल्पना करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो मछली को आसानी से पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, कभी काल बच जाता है मछली, उससे पकड़ा नहीं पाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के घटना के ही कारण होता है। ठीक, तो वही हम बताएंगे कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में एक हम रिलेशन देंगे आपको अपवर्तनांक के टर्म में। तो उसके रिलेशन के हिसाब से आप कभी ऐसा घटना होगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक गहराई इसका क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्या है वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। वास्तविक गहराई को इंग्लिश में कहते हैं रियल डेप्थ, और आभासी गहराई को इंग्लिश में कहते हैं अपरेंट डेप्थ। तो पहले हम फार्मूला दिखा देते हैं, फिर उसका हम डेरिवेशन करके निकाल करके दिखाएंगे, और उसके बाद इस पर 2-4 बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे की टॉपिक पे हम चलेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। मान लीजिए क्या है, एक बर्तन है और बर्तन में क्या है, एक ओ कोई वस्तु रखा हुआ है। क्या है, ये वस्तु है, ओ कोई वस्तु है, या सिक्के, मान लीजिए सिक्का है। लेकिन यहाँ पे है, माने कि जब बर्तन हुआ तो हम सिक्का जब डालते तो कहाँ पे चला जाता है, पेंदी पे ना। तो ये पेंदी हुआ। ठीक है, और तो इसीलिए हम मान लिए हैं कि ये बर्तन की जो सतह है, पानी की जो सतह है, वहाँ से सिक्का की गहराई कितना है, डी है। लेकिन हम जब ऊपर से देखते हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या है, देखते हैं तो हमको नज़र कहाँ पे आता है, सिक्का, यहाँ पे नज़र आता है सिक्का। तो इसीलिए देखिए ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसके लिए हमको यहाँ पे सिक्का नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से और पानी की सतह तक की ऊंचाई को, हम गहराई को क्या मान लिए, डी डैश मान लिए। और देखिए ये इसमें मान लिए पानी है, चाहे कुछ और ही माध्यम होगा, कुछ और ही होगा, बेंजीन होगा, केरोसिन तेल होगा, कोई दूसरा माध्यम है, तो क्या है, दूसरा माध्यम है, तो उसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। यहाँ पे हम वाटर पर केवल काम नहीं कर सकते हैं ना, टोटल माध्यम के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कोई भी माध्यम होगा तो क्या है, μ2 है, जिसमें वस्तु रखा हुआ है, जिसमें वस्तु को हम देख रहे हैं। तो μ2 क्या है, जिस माध्यम में रखे वस्तु को देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक, यानी कि किस माध्यम के वस्तु को हम देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक μ2 है। ठीक है, तो इस वस्तु को देख रहे हैं तो इसका अपवर्तनांक कितना, हम μ2 मान लिए हैं। और μ1 क्या है, कि जिस माध्यम से हम वस्तु को देख रहे हैं, जिस माध्यम से हम वस्तु को देख रहे हैं, ठीक, जिस माध्यम से देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक है μ1। ठीक,
और डी देख लीजिए वस्तु की वास्तविक गहराई। बताए थे कि ये यहाँ वस्तु एक्चुअली में है कहाँ पे, यहाँ पे। तो वास्तविक गहराई क्या होगा, पानी की सतह से, यानी जहाँ के पे एक माध्यम दूसरे माध्यम से अलग होता है वहाँ से गहराई मापा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से लेकर के और ये वस्तु तक की जो ऊंचाई होगी या गहराई होगी वही वास्तविक होगी, और जो हम ऊपर से देखने पर हमको प्राप्त हो रहा है वहाँ से लेकर के और सतह से, अंतरपृष्ठ सतह से जो ऊंचाई होगी या गहराई होगी वह क्या कहलाएगी, आभासी गहराई, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, 1μ2। 1μ2 कहने का मतलब क्या, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के अपेक्षा, ये सापेक्ष, ठीक है ना, अपेक्षा नहीं सापेक्ष, रिलेटिव, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाता है μ2/μ1, और ये होता क्या है d/d डैश, d/d डैश। तो d क्या है, वास्तविक गहराई, और d डैश क्या है, आभासी गहराई। जैसे h बताए थे क्या होता है, किसी वस्तु का वास्तविक ऊंचाई, और h डैश क्या होता है, काल्पनिक या आभासी ऊंचाई, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हम d डैश वास्तविक गहराई लेना है, तो ये क्या हो गया d डैश और वो गया d, ठीक। अगर मान लीजिए कि μ1 क्या है, हवा है। जैसे हम यहाँ पे अगर हवा के अधिकांश प्रक्रिया हम रहते कहाँ पे, हवा में ही ना रहते, तो वहाँ से देखते हैं। तो अगर हवा के में से हम देखेंगे तो μ1 हो गया। अब μ1 का अपवर्तनांक हम जानते हैं, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो μ2/1 क्या हो गया, μ2 डायरेक्ट हो गया। तो μ2 बराबर क्या हो गया, d/d डैश। कब, जब यदि हवा में से हम देख रहे हैं तब, ठीक। और μ1 क्या है, एयर, μ1 बराबर एयर है, एयर का अपवर्तनांक। तो एयर का मतलब क्या हो गया 1, μ1 1 है, ठीक। तो μ2 बराबर क्या होगा d/d डैश। देख लिए, मेन यही समझना है कि μ2 और μ2 क्या, μ2 और μ1 क्या है, d और d डैश क्या है। d डैश में कंफ्यूजन नहीं होगा, वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई या आभासी गहराई, ठीक है। लेकिन μ2 और μ1 में, μ2 क्या है कि जिस माध्यम में वस्तु रखा हुआ है, μ1 क्या है जिस माध्यम से हम देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक। म्यू तो जानते हैं अपवर्तनांक को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका प्रूफ दिखलाते हैं। ठीक है, तब देखिए प्रूफ को। तो देखिए क्या है, ये कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 है, और हम ये माध्यम है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वस्तु को, वो माध्यम क्या है, μ1 है। और वस्तु ये रहा, ये वस्तु रहा, तो इसकी और इस सतह से गहराई कितना हो गया, d हो गया। और हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमको दिखाई देगा, एक्चुअल में ये क्यों दिखाई देगा अभी हम बता रहे हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या, d डैश माने। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, तो यहाँ से क्या होगा, किरण आपतित होगा। बताया था कि हम किसी वस्तु को कब देखते हैं, जब वहाँ से किरण आपतित होकर के मेरे आंखों पे पड़ता है तब, ठीक। तो यहाँ कोई क्या है, वस्तु है, यहाँ से किरण आपतित होगा। तो हम इस साइड से देख रहे हैं ना, तो इस साइड ना आना चाहिए। तो इस साइड आएगा तो क्या होगा कि जाना चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, ये इधर की तरफ भाग गया, क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर भाग गया, ठीक। तो क्या हुआ, ओ डैश, दो गो ओ लिखा गया, ठीक है। पी क्यू, इसको आर कर देते हैं, ठीक, आर। तो चलिए, तो ओ आर क्या हुआ, आपतित हुआ। तो क्या हुआ, अपवर्तन के बाद आर क्यू क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, ठीक। तो देखिए, अपवर्तित जो किरण हुआ उसको हम क्या किए, पीछे बढ़ा दिए। वो आर क्यू को हम क्या किए, पीछे बैठा दिए। तो ये कहाँ पे काटा, यहाँ पे पीछे बैठा लिए। फिर हम क्या किए, एक को लंबवत आपतित करा दी। तो जो लंबवत आपतित कराते हैं, या परावर्तन हो या अपवर्तन हो, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, सीधा चला जाएगा। और ये परादर्शी माध्यम होता है, इसलिए आर पार चला जाएगा। तो क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो हम बताए थे कि इमेज कहाँ पे बनता है, जब दो अपवर्तित किरण या दो परावर्तित किरण जहाँ पे कटता है वही उसका इमेज कहलाता है। तो देखिए, तो एक अपवर्तित किरण ये हुआ, एक अपवर्तित किरण ये हुआ, तो दोनों कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। तो ये इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। इसीलिए हम जब देखते हैं तो हमको ये वस्तु दिखाई देता है, ये वाला नहीं दिखाई देता है। समझ में आया। तो यहाँ से इसकी दूरी आभासी गहराई हो गया, तो d डैश मान लिए और इसको d मान लिए, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हम लिखे, पहले स्नेल के नियम से लिखे। तो क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो लिखने के लिए क्या बताया था, एकदम आसान। जिसका अपवर्तनांक ले रहा है तो μ2 लिए, तो μ2 इंटू
उसमें उस अपवर्तनांक में जो कोण बनता है सो, तो इसमें क्या बन रहा है, आई बन रहा है ना, तो साइन आई उसका, उस कोण का साइन, ठीक है। बराबर किस में जा रहा है, μ1 में, तो μ1 इंटू उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो क्या एंगल बन रहा है, आर, तो आर साइन आर, तो यहाँ से निकालिए तो μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, तो हमारा क्या निकाला, साइन आर बाई साइन आई। अब हम समझ गए क्या करना है, हमको साइन आर का मान निकालना और साइन आई का मान निकालना है। तो अब आर और आई को हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि हम इसी त्रिभुज के अंतर्गत लिया, ताकि तब ना डी डैश और डी आएगा, इसीलिए। तो क्या देखिए यहाँ से पे आई है, और तो इसीलिए देखिए ये क्या है, ये और ये क्या है, ये अभिलंब है तो ये लंबवत है, तो इतना आई हुआ तो इतना क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई हो जाएगा। समझ में आया, क्या है ये पूरे क्या है 90 है, जिसमें से इतना आई है, तो इतना क्या हो गया 90 माइनस आई हो गया, इतना समझ में आया। फिर देखिए ये किरण और ये और ये कौन, ये वाला और ये वाला, ये और ये क्या है, एक दूसरे को क्या करता है, आर पे काट रहा है, तो क्या होगा, अभिमुख अंतःकोण बराबर हो जाएंगे, यानी अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना है, आर है, तो ये भी कितना हो गया, आर हो गया। समझ में आया, तो ये कितना हो गया, आर हो गया। तो अब देखिए ये फिर लंबा था, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। अब समझ में आया, इतना कितना था, आई था, तो ये हो गया 90 माइनस आई, और इतना आर था, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आर हो गया। अब इसका हम अलग फिगर बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, वहाँ पे समझ गए ना कौन एंगल क्या है। अब देखिए मेरे पास फिगर क्या था, ऐसा है, इसके बाद एक ऐसा है, यहाँ पे क्या है, ओ है, ठीक, ये ओ है, और यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे गया हुआ है, फिर ये वाला आर है, और ये एम है, हो गया। तो यहाँ पे देखिए, और ये कोण कितना है, ये कोण, ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस आर है, 90 माइनस आर है, और ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस आई है, कितना है, 90 माइनस आई है, ठीक हो गया। अब यहाँ से साइन आर निकालना है और साइन आई निकालना है, तो यहाँ देखें 90 माइनस आई है, 90 माइनस आर है, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, क्योंकि हम कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन में बदल जाता है, तो इसलिए आई आर में हमको चाहिए 90 माइनस आई आर, 90 माइनस आर नहीं ना चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस आर, या कॉस 90 माइनस आई, कॉस 90 माइनस आर। तो पहले किसी को ले लीजिए, तो पहले जिसको मर्जी है उसको ले लीजिए। तो पहले अगर हम इस त्रिभुज को ले, इस त्रिभुज को किसको, एम आर आई को, तो क्या है 90 माइनस आर है, तो कॉस 90 माइनस आर, कॉस 90 माइनस आर, कॉस 90 माइनस आर, तो कॉस 90 माइनस आर, तो इसके लिए ये क्या हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या है, एच है, क्योंकि ये क्या अभिलंब है ना, तो 90 डिग्री कर्ण हो गया, तो ये कर्ण हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी इसके लिए क्या है, ये है एम आर, तो एम आर अब बटे क्या होगा, एच, तो एच क्या है, आर आई, एच क्या है, आर आई, तो यानी यहाँ से कॉस 90 माइनस आर क्या हो गया, साइन आर, तो साइन आर बराबर एम आर बाई आर आई। तो हम यहाँ से एम आर का वैल्यू निकाल ले, तो एम आर बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आर आई इधर गुना में आ जाएगा, तो आर आई साइन आर। समझ में आया। फिर यहाँ से हम क्या करें, cos 90 माइनस आई निकाले, तो cos 90 माइनस आई किस में, बड़का त्रिभुज में, एम आर ओ में, तो cos 90 माइनस आई बराबर, तो फिर बी बाई एच, तो बी इसके लिए भी वही हो जाएगा एम आर, अब बाई एच इसका क्या हो जाएगा, आर ओ, आर ओ, ठीक। तो यहाँ से देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस आर यानी साइन आई, अब बराबर एम आर बाई आर ओ। यहाँ से देखिए अगर एम आर हम निकालना चाहें, एम आर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एम आर निकालना चाहेंगे तो आर ओ इधर आ जाएगा गुना में, तो क्या हो गया, आर ओ साइन आई, ये कितना हो गया, तीसरा समीकरण। अब देखिए दोनों एम आर का ही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे,
कहाँ से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो ठीक है, चाहिए इसको अलग हम दिखाते हैं, स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर दें। यहाँ चलिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इतना को हम इरेज किए, यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए क्या आया हमारा, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या आया, आर आई साइन आर बराबर आर ओ साइन आई। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है हमको, साइन आर बाई साइन आई निकालना है ना। तो साइन आर बाई साइन आई निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, इधर आर ओ है तो आर ओ, अब बट आई आर आई इधर चला जाएगा तो भागा में चला जाएगा तो आर आई। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आर और एम को देखिए तो क्या है कि हम देख रहे हैं तो हम फिगर यहाँ ड्रा करने के लिए नहीं इतना स्पेस बनाए, लेकिन हम जब देखते हैं तो क्या होगा, वहाँ से बगल बगल तक ना किरण निकालेंगे तो हम ऐसा किरण को लिए ना है कि एम के काफ़ी निकट है। आर क्या है, एम के काफ़ी निकट है। अगर हम काफ़ी निकट लेकर के दिखाते तो क्या होता है कि आपको आई आर इतना छोटा छोटा बनता है ना कि आपको ये सब जो देखते हैं इतना ये रफ किए हैं ये सब समझ में आता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दिखाने के लिए दौड़ लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एम है जो आर है जो एम के काफ़ी निकट है। क्या है, आर एम के काफ़ी निकट है। एम क्या है, आर के काफ़ी निकट है। ठीक, एम क्या है, आर के काफ़ी निकट है। अब इसका काम नहीं है, इसको मिटा दे। देखते रहिएगा किसके बाद कहाँ पे लिखे है। तो क्या है, एम आर के आर एम के काफ़ी निकट है। तो अब सोचिए कि जब ये आर है एम के काफ़ी निकट है तो इसका अर्थ क्या कि ये दोनों एक समान है, तो यानी जो आर ओ है वो एम ओ के बराबर होगा। आर ओ क्या हो जाएगा, आर ओ एम ओ के बराबर हो जाएगा। और जो आर आई है जो एम आई के बराबर हो जाएगा, आर आई है जो एम आई के बराबर हो जाएगा। एम ओ मेरा क्या है, एम ओ क्या है, डी है, और एम आई क्या है, डी डैश है। ठीक, अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो गया मेरा, साइन आर बाई साइन आई बराबर एम ओ, आर ओ के जगह पर क्या रखेंगे, एम ओ के जगह पर डी तो डी, फिर आर आई के जगह पर हम क्या रखेंगे, एम आई के जगह पर डी डैश तो डी डैश। तो यहाँ से देखिए मेरा 5 आया। तो साइन आर बाई साइन आई कितना आया, डी बाई डी डैश, और यहाँ पे हम म्यू 2 बाई म्यू 1 कितना निकालते हैं, साइन आर बाई साइन आई। तो ये दोनों देखें तो ये दोनों का, इसका आर एच एस और इसका एल एच एस बराबर है। इसका अर्थ है कि इसका एल एच एस और इसका आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 नहीं 5 से, 1 तथा 5 से म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर डी बाई डी डैश। प्रूफ देख लिए, ये वैसा ही दिखाने के लिए है। ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है, ना आपके बोर्ड में पूछेगा नहीं आप, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, इससे पॉलिटेक्निक में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसलिए दिखा दिया। और ये घटना होता है, घटना का चर्चा किया हुआ है एनसीईआरटी में तो पूछ सकता है, कहेगा चर्चा किए हैं तो पढ़ना चाहिए ना। तो इसका डेरिवेशन उतना नहीं पूछेगा, ज़्यादा से हल्का फुल्का सवाल न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक, तो इसलिए इसका डेरिवेशन हम दिखा दिए आप लोगों के लिए। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या दिया, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि कह रहा है कि यदि आप बाल्टी में गिरे एक सिक्के को देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक बाल्टी है और एक बाल्टी में क्या है, सिक्का गिरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे सिक्का गिरा हुआ है, उस सिक्के को देख रहा है। ठीक है, सिक्के कहाँ, बाल्टी के पेंदी में है, दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, जब गिरेगा तो वो कहाँ पे आकर के अटकता है, पेंदी पर ही आकर अटकता है। और बाल्टी पूर्णतः पानी से भरी हुई है। ये बाल्टी क्या है, पानी से भरी हुई है पूर्णतः, यानी कि पूरे किनारा तक। ठीक है ना, पूर्णतः
पानी से भरी हुई है। फिर करा बाल्टी की ऊंचाई कितना है, 52 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है, 52 सेंटीमीटर ऊंचा है, 52 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो कह रहा आपको देखने पर सिक्का पानी में कितनी गहराई में प्रतीत होगी। जब आप ऊपर से देखते होइएगा तो आपको कितना गहराई पे सिक्का लगता होगा। यानी हमसे पूछने के लिए क्या कह रहा है, डी डैश, आभासी गहराई हमसे निकालने के लिए कह रहा है। अब डी प्रत्यक्ष रूप से ना दिया हुआ है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ है। तो देखिए बाल्टी के क्या होगा, सिक्का गहराई में ना, पेंदी में नहीं होगा, और पेंदी तक की से उसके किनारा तक की ऊंचाई ना होता है बाल्टी की ऊंचाई। तो 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, हमें डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। और क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि वो जिस में वस्तु रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक कितना है। तो कितना है, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। यानी हमें क्या दिया हुआ है, जिसमें देखते हैं उसका क्या होता है, म्यू2 होता है। तो म्यू2 दिया हुआ है और हम देख रहे हैं यहाँ से। तो अगर मेंशन नहीं रहा कि हम किस माध्यम से देख रहे हैं, तो हम लेंगे जनरली हम किससे देख रहे हैं, हवा से देख रहे हैं, या दिया रहेगा हवा से, ठीक है ना। तो म्यू1, तो म्यू1 किसका हो जाएगा, म्यू ए हवा का, तो कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, तो हम जानते हैं क्या, म्यू2/म्यू1 बराबर डी डैश। तो म्यू2 कितना है, 4/3, अब बाई कितना 1 बराबर डी कितना है, 52 सेंटीमीटर, और डी डैश हमको निकालना है। तो यहाँ से देखें तो डी डैश बराबर कितना हो गया, 52 गुने, ये 3 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, और ये 4 क्या था, गुना में था, इधर आएगा तो भागा में। तो 4 से 13 चौका 52, यानी 13×3 = 39 सेंटीमीटर। यानी जब बाल्टी के ऊपर से आप सिक्के को देखिएगा तो आपको सिक्का क्या लगेगा, 39 सेंटीमीटर गहराई में है, लेकिन यह एक्चुअली में है कितना, 52 सेंटी गहराई में। समझ में आया, इसीलिए उठा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम दे दिए, लैंग्वेज में दे दिया और इसको कन्वर्ट करके सिखा दिया, हम डायरेक्ट दे दिए। तो देखिए म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, डी डैश दिया हुआ है, डी कह रहा है निकालने के लिए, तो हम जानते हैं। और म्यू डब्ल्यू है तो यानी म्यू वाटर का दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि हम वाटर में के वस्तु को देख रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, म्यू2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, म्यू2 दिया हुआ है, तो 4/3 है। और म्यू1 क्या हो जाएगा, हम बोले कि नहीं मेंशन आएगा तो हम समझेंगे क्या कि हम हवा से देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डी डैश दिया हुआ है, डी हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्या, म्यू2/म्यू1 बराबर डी डैश। तो म्यू2 कितना है मेरा, 4/3 या 1, डायरेक्ट 4/3 हो जाएगा। और डी कितना है निकालना है, और डी डैश दिया हुआ है 20, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 या गुने, ये 20 इधर आएगा तो ये भागा में गुना में हो जाएगा, तो 20, तो 3 20 चौका 80 /3, 80/3, तो 3 से इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपना निकाल लीजिएगा भाग दे करके। ठीक, फिर हम आगे और न्यूमेरिकल देते हैं। देखिए अब तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ये कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा आपको, जो बात हम बोले हैं उस पर गौर करना होगा। ठीक है, तब ये सोल्व होगा। ठीक, पहले वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व कीजिए, फिर मेरा उत्तर देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, हम सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये फिगर के अनुसार से देख रहे हैं ना कि पक्षी क्या है, पानी की सतह, यहाँ से पानी इधर है और पानी से ऊपर है, हवा में क्या है, पक्षी है। और पक्षी से यहाँ पानी की सतह तक की ऊंचाई कितना, 39 सेंटीमीटर, और पानी की सतह से लेकर के मछली की ऊंचाई कितना, 40 सेंटीमीटर। इसका म्यू कितना है, 4/3 है, इसका म्यू कितना है, 1 है। और पक्षी क्या कर रहा है, मछली को देख रहा है, मछली पक्षी को देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पक्षी को मछली देखने पर, जब पक्षी क्या कर रहा है, मछली को देख रहा है, तो उसे कितना गहराई में दिखाई देता होगा, यानी इससे कितना गहराई में दिखाई देता होगा। तो वास्तविक में कितना है, 39 + 40 यानी 79 सेंटीमीटर है, लेकिन 79 सेंटीमीटर गहराई तो दिखाई देता नहीं होगा, तो कितना दिखाई देता होगा। तो पहला क्वेश्चन का हम लिखते चलते हैं, पक्षी को मछली देखने पर, पक्षी को मछली देखने पर, जब क्या कर रहा है, पक्षी मछली को देख रहा है, मछली देखने पर, यानी पहला हम ले रहे हैं पक्षी जब मछली को देख रहा है तब। ठीक है ना, तो जब पक्षी क्या कर रहा है, मछली को देख रहा है, तो क्या बोले हैं कि जिसमें से हम देखते हैं वो क्या होता है, म्यू1 होता है। तो म्यू1 मेरा कितना दिया, 1 दिया हुआ है। और जिसमें के वस्तु को हम देखते हैं वो म्यू2 होता है, तो मछली को देख रहा है तो म्यू2 होगा, म्यू2 बराबर 4/3 होगा।
और क्या बोले हैं, उसके संपर्क सतह से, यानी जो दोनों माध्यम जहाँ पे अलग होता है उसके संपर्क सतह से जिस वस्तु को देख रहा है उसकी दूरी को क्या कहते हैं, वास्तविक गहराई कहते हैं। तो यहाँ ना हुआ, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, तो मछली को देख रहा है तो यहाँ से यहाँ की कितना है, डी मेरा कितना है 40 सेंटीमीटर, तो डी कितना है 40 सेंटीमीटर। अब कितना यहाँ से यहाँ ले होंगे, तो वैसा हम यही तो बताए थे कि डी क्या है, संपर्क सतह से जिस वस्तु को देख रहा है वहां तक की गहराई। तो डी मेरा कितना था 40 सेंटीमीटर, तो पहले डी डैश हम निकालेंगे। तो डी डैश बराबर व्हाट, तो देखिए μ2 बाई μ1 बराबर डी बाई डी डैश। तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी गुने μ1 बाई μ2, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो क्या डी है ना, डी, तो डी मेरा कितना है 40 गुने μ1 मेरा कितना है, μ1 1 है, तो 1 बाई μ2, तो μ2 कितना है 4/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 40 इंटू 3 बाई 4, और ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में, तो 4 नहीं के 40 यानी 30 सेंटीमीटर। क्या होगा कि यहाँ से दिखाई देगा 30 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन ये तो क्या है सेम माध्यम है तो इसमें तो उतना ही ऊंचाई दिखाई देगा, तो 39 सेंटीमीटर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, जब पक्षी मछली को देखेगा, जब पक्षी मछली को देख रहा है, मछली को देख रहा है, तब मछली की गहराई तो बराबर क्या हो जाएगा, इतना तो सेम ही रहेगा, उतना ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। अब प्लस यहाँ के बाद ये 40 सेंटीमीटर गहरा है, लेकिन उसको दिखाई देगा कितना 30 सेंटीमीटर गहरा, तो 30 सेंटीमीटर गहरा यानी कि कितना हो 30 30 60 69 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम बी का बनाते हैं, वीडियो को पॉज कर नोट कर लिए, फिर हम देखें बी को दिखाते हैं। अब बी में क्या कर रहा है, मछली पक्षी को देख रहा है, तो उससे को मछली कितना ऊंचाई पे, मछली को पक्षी कितना ऊंचाई पे न प्रतीत होता होगा, ठीक हो, या दिखाई देता होगा। तो क्या कर रहा है, मछली को पक्षी देखने पर, जब मछली क्या कर रहा है, पक्षी को देख रहा है, जब मछली पक्षी को देख रहा है, उसमें अच्छा से सेंटेंस नहीं लग रहा था, ठीक है ना, अच्छा देख रहा है, ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हुआ है। तो जब मछली क्या कर रहा है, पक्षी को देख रहा है, तो यहाँ पे जिस माध्यम में से देखता है वो क्या होता है μ1, तो देख रहा है किस माध्यम में से, इसमें से, तो इसका अपवर्तनांक कितना है 4/3 μ2, तो μ2 क्या होता है, जिसमें के वस्तु को देख रहा था, इसको देख रहा है, पक्षी को देख रहा है, तो उसका कितना है 1 है, तो 1 हो गया। अब डी, तो डी क्या है, या संपर्क सतह से उसकी दूरी, तो क्या होगा 39 सेंटीमीटर। अब हमसे पहले डी डैश निकाल लेंगे, तो डी डैश बराबर व्हाट, समझ में आया, μ2 और μ1 कैसे लेते हैं, डी और डी डैश कैसे लेते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम दिए हैं, सब बात यह कि क्वेश्चन में कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1, फार्मूला तो वही है, μ2 बाई μ1 बराबर डी बाई डी डैश, यहाँ से डी डैश निकालना है, तो डी डैश बराबर डी इंटू μ1 अपॉन μ2। अब देखिए डी मेरा कितना है 39, तो 39 गुने μ1 मेरा कितना है 4/3, तो 4/3 इंटू μ2 कितना है 1/μ2 कर दें, चल लीजिए इसी को यहीं पे कर देते हैं, तो गुने μ2 कितना है, कितना 1 है, तो 3 से 13 3 39 यानी 13 चौका 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। तो अब देख लीजिए मछली से पक्षी की ऊंचाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, इतना तो इसके लिए भी सेम रहेगा, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब प्लस यहाँ के बाद इतना देखेगा तो कितना होगा 52 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना हो गया 2 5 4 9 92 सेंटीमीटर उसको दिखाई देगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल जब क्या करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम को देख रहा है, तो एक्चुअल जो उसका हाइट है या डेप्थ है उससे क्या होता है, ज़्यादा प्रतीत होता है। लेकिन जब विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में देखते हैं तो जो रियल डेप्थ होता है उससे कम दिखाई देता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है,
तो आज आपने देखा, क्या देखा, आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई कह लीजिए, गहराई कह लीजिए। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसी को ऊंचाई कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो गहराई कहते हैं। तो इसको आपने देखा, अच्छे से देखा। और इसके बाद आपके पास जो भी बुक होगा उससे कहीं पर भी इससे न्यूमेरिकल मिलेगा तो क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल को खुद से सोल्व कीजिएगा, या इसी में डाटा को अदल बदल करके अपने से कुछ ही किसी चीज़ के बारे में सोचिएगा और सोल्व कीजिएगा। ठीक, जैसे शीशा में कुछ रखा हुआ है तो उसका कैसे होगा, ये सब अपने से इमेजिन करके बनाइएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर अब करते हैं यहीं पे विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।